So we are continuing consignment accounts. So next, let us see another case is when goods are sent to consignee at invoice price. So we have seen that normally consignor will send goods to consignee at cost price. So we have seen last time consignor sends goods to consignee and these are recorded at cost, which is also called cost price. But who is consignee? We have seen consignee is only agent. So sometimes consignor does not want to disclose actual cost price to consignee. So in that case, we increase our cost price, which is called invoice price. तो इसका पर्पज ये है कि ताकि कंसाइनी जब सेल कर रहे हैं कम से कम वो थोड़े हाई प्राइस पे सेल करेगा एंड कंसाइनर इज एबल टू मेक सम प्रॉफिट। इट मीन्स इसमें इनवाइस प्राइस का मीनिंग क्या होता है? इनवाइस प्राइस इट मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो इट मीन जो कॉस्ट है गुड्स की उसमें हम कुछ प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, प्रॉफिट इज एडेड, तो वो बन जाता है आपका इनवाइस प्राइस। उससे कंसाइनी को एग्जैक्ट कॉस्ट हमारी नहीं पता लगेगी और वो ट्राई करेगा कि कम से कम जो इनवाइस प्राइस है उस प्राइस पे वो सेल करेगा। तो इट मीन्स वी विल गेट सम प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है इसको हम लोडिंग भी कहते हैं, लोडिंग। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको मेंशन किया होगा, अब कॉस्ट प्राइस है आपकी, सपोज कर लीजिए 100 और आपको दिया है लोडिंग है आपकी 20% या 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो इट मीन्स दैट विल बी 25। तो आपका इनवाइस प्राइस आ जाएगा, उसको आप शो कर रखे हैं आईपी। तो विच इज योर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट लोडिंग 125। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ गया है? तो इसमें दो तीन आइटम्स के ऊपर इफेक्ट पड़ गया है। तो पहली है जब हमने गुड्स भेजी थी, मैन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, राइट। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे इनवाइस प्राइस के ऊपर, दिस विल बी रिकॉर्डेड एट इनवाइस प्राइस। तो मीन जब कंसाइनर अपनी बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपने इनवाइस प्राइस से रिकॉर्ड करनी है जो गुड्स आपने भेजी है। सेकंड इफेक्ट पड़ेगा, अब जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक इसको भी हम वैल्यू करेंगे, विल बी वैल्यूड। तो इसको आपने वैल्यू करना है एट इनवाइस प्राइस। तो मीन्स एक तरीके से जो गुड्स भेजी हैं उसमें भी हमारी लोडिंग इंक्लूड हो गई है और क्लोजिंग स्टॉक में भी हमारी लोडिंग इंक्लूड हो जाएगी। तो बाद में जब आपने एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो इट मीन्स एट एंड ऑफ ईयर, तो फिर ये जो लोडिंग है आपकी इसको हम इलिमिनेट कर देते हैं, लोडिंग इज को बी इलिमिनेटेड, राइट। तो देखते हैं और उसकी क्या फिर एंट्री बनेगी आपकी। अब एक तो लोडिंग इंक्लूड है गुड्स एंड कंसाइनमेंट में और एक है क्लोजिंग स्टॉक में, तो उसको आपने रिमूव कर देना है। तो उसकी एंट्री बन जाती है नंबर 1, तो लोडिंग सो इन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो आपने जब गुड्स भेजी थी तो हमने एंट्री की थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो इसका मतलब अब जो लोडिंग है इज टू बी इलिमिनेटेड, उसको आपने इलिमिनेट करना है। तो उसके लिए आप पास कीजिए रिवर्स एंट्री।
तो रिवर्स एंट्री क्या होगी आपकी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। राइट, तो ये एंट्री पास कर देंगे हम। इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट विद अमाउंट ऑफ लोडिंग, जितनी लोडिंग आपने इंक्लूड की थी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ऐसे आपने लोडिंग एलिमिनेट करनी है क्लोजिंग स्टॉक में, लोडिंग फॉर क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की हमने एंट्री की थी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, वो क्रेडिट हो गया है, इसमें क्रेडिट आपका ज़्यादा हो गया है। अब आपने एक एंट्री डाल देनी है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, और जितना प्रॉफिट आपका इंक्लूड है क्लोजिंग स्टॉक में उसका एक हम रिजर्व बना देंगे, उसका नाम है टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, एंड दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लोडिंग जो आपकी इंक्लूड है इन क्लोजिंग स्टॉक में। राइट, तो इसकी ये एंट्री पास हो जाएगी। तो उसमें देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे आपको कंसाइनर की बुक्स में बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, तो अपने डेबिट साइड में देखो शो किया था टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और क्रेडिट साइड में आएगा आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक, और जिसका नाम है बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। अब ये आपने ना शो करना है इनवाइस प्राइस के ऊपर, और जो गुड्स भेजी हैं दैट विल आल्सो अपीयर एट इनवाइस प्राइस। और इसमें जो लोडिंग आपने इंक्लूड की है उसको रिवर्स कर दो, उसको शो कर दो क्रेडिट साइड में बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो उसकी लोडिंग ये कैंसिल हो जाएगी। जो हमने एंट्री की है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड में आ गई बाय गुड्स, और जो स्टॉक है उसका रिजर्व बना दो डेबिट साइड में टू स्टॉक रिजर्व, दैट इज अवर लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारे गोल फैक्ट्स है। तो उसके बाद हम देखते हैं, अब कई बार होता है जब हम कुछ देखते हैं कंसाइनिंग को उसमें लॉसेज हो जाते हैं, अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज। ये जो लॉसेज होते हैं दो तरह के लॉसेज होते हैं ऑफ टू टाइप्स। तो एक हम कहते हैं कि नॉर्मल लॉस है आपका, नंबर वन है कि नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस होता है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो दिस इज अनअवॉइडेबल। उसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे केमिकल्स हैं, जो लिक्विड आइटम्स होती हैं उसमें लीकेज हो जाती है, ऐसे जो गुड्स हैं आपके तो कई बार उसमें इवेपोरेशन हो जाती है, उससे भी उसका वेट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब वेजिटेबल आइटम है, जब आपने परचेज करी वेजिटेबल लेटर से वो थी 100 किलोग्राम, बाई इवनिंग उसमें कुछ इवेपोरेशन हो जाएगी, श्रिंक हो जाती हैं, तो उसका वेट रह गया अब 95 kg। इट मीन्स वो जो 5 kg आपका रिड्यूस हो रहा है वो हमारा नॉर्मल लॉस माना जाएगा, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, नेचुरल लॉस है ये। इसमें जैसे जो बिल्कुल लीकेज है, लीकेज आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप मिल्क ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसमें कुछ लीकेज हो जाती है, ऐसे होता है, इस टाइप से ब्रेकेज हो जाती है। जैसे कोल को जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्रेकेज होता है ना, जैसे कुछ गुड्स में कुछ आपने ट्रांसपोर्टेशन करी, नीचे कुछ चूड़ा वगैरह बच जाता है, उसको ब्रेकेज कहते हैं, वो भी हमारा एक वेस्टेज है। तो एक दूसरा लॉस होता है आपका, उसका नाम है नॉर्मल लॉस।
तो सेकंड टाइप ऑफ लॉस इज एबनॉर्मल लॉस। तो ये होता है जो हम अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइडेबल है आपका। तो उसके रीजन्स क्या होते हैं, किस टाइप के लॉसेज होते हैं। तो इट अराइजेज ड्यू टू, जैसे कोई थेफ्ट हो जाती है आपकी, थेफ्ट है, लॉस बाय फायर हो गया है, फायर हो गई है उससे लॉस हो गया है, कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गई है, एक्सीडेंट, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई फ्लड से लॉस हो गया, अर्थक्वेक आ गया उससे कोई लॉस हो गया है। तो ये जो लॉस होते हैं अवॉइडेबल का मतलब होता है इसकी हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, सो दे आर इंश्योरेबल। तो इट मीन्स हमारा जो लॉस है वो कुछ कंपनसेट हो जाता है। तो अब इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, काउंटिंग ट्रीटमेंट कंसाइनमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट हमारा है इसमें, तो पहले देखते हैं जैसे आपका नॉर्मल लॉस है, बट इट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नंबर वन इज नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का इफेक्ट होता है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्वांटिटी इज रिड्यूस्ड। तो इसमें अब जो टोटल कॉस्ट है आपके स्टॉक की, तो उसको हम इंक्रीज कर रखे हैं उसका प्राइस पर यूनिट। तो इट मीन्स जो टोटल कॉस्ट है अब आपकी, सो टोटल कॉस्ट इज सब्ट्रैक्ट ओवर, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं ओवर जो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी है, रिमेनिंग क्वांटिटी। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपने 100 किलोग्राम कोई आइटम परचेज करी, उसमें 5 kg आपका नॉर्मल लॉस हो गया है, पर जो कॉस्ट हम लेंगे टोटल 100 kg की लेंगे, पर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओवर 95 kg जो रिमेनिंग रह गया है। तो उससे जो कॉस्ट है पर यूनिट वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट इज इन्फ्लेटेड, आपकी इन्फ्लेट हो गई है। तो उसका मतलब ये भी होता है कि जो नॉर्मल लॉस की जो वैल्यू थी वो हमारे गुड यूनिट्स जो बचे हैं उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली है। तो लेट मी राइट हियर, so it means that the cost of normal loss so has been absorbed, तो ये एब्जॉर्ब हो गई है बाय जो रिमेनिंग यूनिट्स आपके रह गए हैं, बाय रिमेनिंग यूनिट्स। तो इसीलिए जब यूनिट्स आपके कम हो गए हैं पर कॉस्ट आपने सेम रहने की, इट मीन्स हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज हो जाती है, उसको कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट इज इन्फ्लेटेड। बट व्हाट अबाउट नॉर्मल लॉस, अब जो नॉर्मल लॉस है, जो अब नॉर्मल लॉस है आपका, तो इसको हम प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट करके हैं और उसको हम अपने पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। इट मीन्स एक जो वैल्यूड, इसको अपनी वैल्यू करना है एट प्रपोर्शनेट कॉस्ट, और जो इसकी कॉस्ट बनेगी प्रपोर्शनेट एंड सो इट इज ट्रांसफर, उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए पी&एल अकाउंट में, इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो इट मीन्स अब जो नॉर्मल लॉस है उसके ऊपर हम अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करेंगे, तो इसके नॉर्मल लॉस क्योंकि आपने पी&एल में ट्रांसफर करने हैं, तो व्हाट विल बी अकाउंटिंग एंट्री, वो देख लेते हैं। तो हमने देखा था कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में होता है व्हाट कम्स इन, जब गुड्स आ रही हैं, क्रेडिट में होता है व्हाट गोज आउट, जैसे सेल्स की है आपने। अब नॉर्मल लॉस का मतलब ये है कि गुड्स जा रही हैं तो इसकी एंट्री बन जाएगी अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनमेंट को आप कर लीजिए क्रेडिट, जो भी इसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट की है।
फिर एक और पॉइंट आता है कि जो नॉर्मल लॉस होता है नॉर्मली ये इंश्योरेबल होता है, इंश्योरेंस आपने ली होती है, फिर इसका कुछ हमें क्लेम मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो व्हेन इंश्योरेंस क्लेम इज एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, तो जितना इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा समझो उतना लॉस आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो उसकी हम एंट्री कर रखे हैं। तो अभी जैसे क्लेम सेटल हुआ है, आपको कोई अभी मिला नहीं है, यदि मिल गया तो आप कर लीजिए कैश अकाउंट डेबिट, और यदि मिला नहीं है तो आप कर सकते हैं इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो जो आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ था उसके लिए से आपको ये क्लेम मिल जाएगा। तो जैसे सपोज करो 10,000 का लॉस हो रहा है और 7,000 का क्लेम आपको मिल गया, तो 3,000 का जो क्लेम नहीं मिला है वो हमारा नेट लॉस है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दिस इज अवर नेट लॉस, ये भी आपका डेबिट हो जाएगा। तो ये आपकी एंट्री बन जाती है नॉर्मल लॉस जब आपको मिलता है, तो इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट में को बस फुल वैल्यू आ जाएगी क्रेडिट साइड में, और एक आप इसका फिर अलग से अकाउंट बना सकते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो अकाउंट में कितना लॉस है पहले डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट साइड में लिख सकते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ टोटल लॉस आ जाएगा जितना क्लेम मिला आपको बाय इंश्योरेंस क्लेम, कैश और इंश्योरेंस क्लेम, बैलेंस आपका चला गया पीएनएल में। तो देखिए क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि आपको पीएनएल अकाउंट बनाना है, तब उसके अंदर हम इसको शो करेंगे। तो अब देखते हैं, ये हमने डिस्कस किया, एक तो गुड्स से जब हम भेज रहे हैं कंसाइनी को हाई प्राइस जिसका नाम क्या इनवॉइस प्राइस, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सेकंड हमने डिस्कस किया लॉसेज, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब मेन पॉइंट आता है कि जो नॉर्मल लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, और उसकी फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो देखते हैं। तो आप पोज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो राइट, तो पहले देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं देखो किस टाइप के नॉर्मल लॉसेज होते हैं। ये जो नॉर्मल लॉसेज है ना, ये दो तरीके से राइज होते हैं, टू टाइप्स कंसाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो इसका ये सर्कल था, तो सबसे पहले तो जो सीक्वेंस है हमारा, कंसाइनर सेंड्स गुड्स, उसने गुड्स भेजी है टू कंसाइनी, राइट। तो कंसाइनी को मिलती है डिलीवरी, देन कंसाइनी टेक्स डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो जब तक कंसाइनी को डिलीवरी नहीं मिली, हम कहते हैं गुड्स जो है हमारी वो ट्रांजिट में चल रही हैं, अभी रास्ते में है ट्रांजिट, उसको कहते हैं गुड्स आर इन ट्रांजिट। तो अब आपका हो सकता है एक तो नॉर्मल लॉस हो गया है कुछ ट्रांजिट में, लीकेज हो गई जैसे, और हो सकता है बीच में कोई थेफ्ट हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आपका ट्रांजिट में एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। तो उसमें फर्स्ट टाइप का जो एबनॉर्मल लॉस है वो है एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, इसको हम कहते हैं इन ट्रांजिट। फिर कंसाइनी डिलीवरी ले लेता है और उनको स्टोर करता है अपने गोडाउन में, दीज गुड्स आर स्टोर्ड इन गोडाउन, या जिसको वेयर हाउस कहते हैं। अब गोडाउन में स्टोर हो गई है तो कुछ टाइम लगता है, जब तक उसको कस्टमर नहीं मिलेगा तब तो सेल नहीं होगी,
तो दीज आर गुड्स सोल्ड टू कस्टमर। तो फाइनली गुड्स सेल हो जाती है टू कस्टमर को। तो इसमें जब तक सेल नहीं होगी गुड्स उसके गोडाउन में पड़ी हैं, वेयर हाउस में है। अब हो सकता है वेयर हाउस में फायर हो गई तो या कोई थेफ्ट हो गई तो उससे भी लॉस हो सकता है। तो वो हमारा नाम है एबनॉर्मल लॉस। दिस इज कॉल्ड आल्सो एबनॉर्मल लॉस एट कंसाइनी प्लेस। उसमें जो नॉर्मल लॉस है आपका ट्रांजिट में, अब इसकी वैल्यू में क्या क्या आइटम्स लेंगे हम, ये देखते हैं। सो दैट विल इंक्लूड, जो अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, नॉर्मल लॉस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी नहीं है। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। इसमें आप देखिए, इसमें एक तो आएगी जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, जो गुड्स भेजी है उसकी प्रपोर्शनेट कॉस्ट आएगी। तो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें प्रपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ट्रांजिट में सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंसिव हो चुके हैं, जब इसने कुछ भेजी है उसने फ्रेट पे किया है, लोडिंग अनलोडिंग कैरेज, वो है कंसाइनर के एक्सपेंसिव। तो उसका प्रपोर्शन भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आपने ऐड कर देना है प्रपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंसिव, कंसाइनर से एक्सपेंसिव प्रपोर्शनेट आप वो ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद कंसाइनी ने ले ली डिलीवरी। अब उसको जो गुड्स की डिलीवरी मिलेगी वो भी रिमेनिंग यूनिट्स की मिलेगी। जितना यूनिट्स का आपका लॉस हो गया ना ट्रांजिट में या नॉर्मल लॉस, वो यूनिट्स आप कम कर दो। अब आपका ये कि लॉस आपका हो रहा है एट टू कंसाइनी प्लेस। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस? तो इस केस में हम इंक्लूड करेंगे एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो कंसाइनर ने भेजी है, प्रपोर्शनेट proportionate cost of goods। और इसमें भी कंसाइनर के एक्सपेंसिव भी ऐड होंगे क्योंकि वो पहले ही इनकर हो चुके हैं। तो प्लस आपको करनी है प्रपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंसिव। प्लस अब जब कंसाइनी ने डिलीवरी ली थी उसने भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसिव इनकर किए थे जिसको हम कहते हैं नॉन रेकरिंग, वो भी हमारी वैल्यू का पार्ट माने जाते हैं, वो भी हम ऐड करेंगे इस केस में। तो इट मीन्स वी हैव टू ऐड प्रपोर्शनेट कंसाइनीज, बस आपको लेने हैं सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसिव। कंसाइनीज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो उसमें तीन चीजें ऐड होगी, कॉस्ट आ गई आपके, कंसाइनर के एक्सपेंसिव आ गए और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसिव। और जब लॉस हो रहा है क्रेडिट में प्रपोर्शनल कॉस्ट आएगी आपकी, प्रपोर्शनल कंसाइनर के एक्सपेंसिव आएंगे। इसमें दो चीजें आएंगी, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। तो इट मीन्स हमने एंट्रीज डिस्कस कर ली। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको क्लियर होगा कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट। आप पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए। एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कंसाइनर है, आपको मेंशन किया है कंसाइनर सेंड्स लेट अस से 1000 किलोग्राम of goods costing so at the rate of rupees 50 each। फिर कंसाइनर ने एक्सपेंसिव इनकर किए हैं, कंसाइनर एक्सपेंसिव
consigners expenses on freight, loading, unloading, etc. Regular carriage. So these are रुपीज 10,000। फिर आपको मेंशन किया है, अब गुड्स हैं आपकी जयपुर ट्रांजिट में, गुड्स आ रहे हैं ट्रांजिट, और आपको यहाँ मेंशन किया है देयर इज अगर 5% आपकी ब्रेकेज हो गई है, उसमें ये आपका नॉर्मल लॉस है 1000 इंटू 5%, 50 kg आपका वेस्ट हो गया। एंड और आपको फर्दर मेंशन किया है कि 100 यूनिट्स जो हैं आपके वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेट से बाय थेफ्ट, कोई भी रीजन हो सकता है, थेफ्ट है, फायर है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो इट मीन्स ये आपका नॉर्मल लॉस माना जाएगा। तो अब आपको मेंशन किया है कंसाइनी टेक्स डिलीवरी, कंसाइनी ने डिलीवरी ली है गुड्स की, टेक्स डिलीवरी एंड इनकर्स एक्सपेंसेस, इनकर्स फॉलोइंग एक्सपेंसेस, उसने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। नंबर 1 फ्रेट, उसको पे करना पड़ा है और जिसे जो 4250, और फिर उसने पे किया है वेयर हाउस रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस, और दीज वंस आर 5000। ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस है। फिर आपको मेंशन किया है कि अब जो कंसाइनी के गोडाउन में जब गुड्स पड़ी हैं तो फाइनली गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, तो यहाँ भी आपके जो है 50 यूनिट्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए हैं बाय फायर, राइट। तो और फाइनली आपको ये है कि उसने सेल कर दिए गुड्स सोल्ड 600 यूनिट्स सोल्ड। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक अबनॉर्मल लॉस हो रहा है बाय थेफ्ट इन ट्रांजिट में, एक अबनॉर्मल लॉस हो रहा है बाय फायर जब गोडाउन में है गुड्स, इनकी वैल्यू निकालेंगे। अब आप ये भी देख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो क्लोजिंग स्टॉक आप देख लीजिए कितना रह गया है आपके पास। तो क्लोजिंग स्टॉक की लेफ्ट 1000 kg में से 5% लॉस हो गया, जैसे 950, 100 लॉस हो गया 850, 850 में से 50 और लॉस हो गया 800, माइनस 600 सेल हो गए, तो 200 यूनिट हमारे पास रह गए हैं स्टॉक में। तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। इसमें मैंने आपको बताया है 2 आइटम्स लेनी है, प्रोपोर्शनल कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। वी हैव टू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। आपने 1000 किलोग्राम की कॉस्ट दी है 50, पर कुछ हमारी ब्रेकेज भी है नॉर्मल लॉस, तो आपने पहले लेनी है कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, तो दिस इज 50,000। इसमें से लेस करिए आप ब्रेकेज, तो जिसका नाम है नॉर्मल लॉस, तो आपके 50 यूनिट्स हमारे रिड्यूस हो जाएंगे 5%। तो ब्रेकेज और वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इतनी जो रिमेनिंग कॉस्ट है अब आपकी वो बन जाएगी 950 किलोग्राम की, जिसे जो 50,000। तो इससे आपकी इन्फ्लेटेड कॉस्ट आ जाएगी। इन्फ्लेटेड कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, या हम इसको कहते हैं इफेक्टिव कॉस्ट आपकी जितनी है, दैट विल बी इक्वल टू 50,000 को आप डिवाइड कीजिए 950 से, दिस इज 50,000 अपॉन 950, दिस इज कमिंग टू बी 52.632, ये हमारी कॉस्ट में जाएगी। अब इस कॉस्ट को लेकर चलेंगे हम, क्योंकि नॉर्मल लॉस हो गया था। अब हम कैलकुलेट करके हैं वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो वट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ
abnormal loss. तो कितने यूनिट्स हैं 100, तो दैट विल बी 100 इंटू 52.632, तो दिस विल बी 5263। फिर आपने ऐड करने हैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर एक्सपेंसेस है आपके 10,000, तो वो भी आपके 10,000 जो हैं तो ये माने जाएंगे। अब जो नॉर्मल लॉस के बाद रिमेनिंग यूनिट्स रह गए हैं 950, उसके माने जाएंगे। तो व्हाट विल बी फॉर 100 यूनिट्स, तो आप 100 पे इसमें ऐड कर दीजिए। 10,000 डिवाइडेड बाई 950 इंटू 100, so this is coming 1053, so this is total value of normal loss 6316। तो ये था आपका नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। अब देखते हैं नॉर्मल लॉस जो हो रहा है आपका इन गोडाउन में। राइट, सेकंड आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन। देखिए आल्सो देखिए हाउ मच 50 यूनिट्स, तो पहले हम लेंगे इसकी कॉस्ट। कॉस्ट इज सेम, दिस इज 50 यूनिट्स इनटू 52.632, then we have to pay to consignor expenses, consignor expenses हैं आपके 10,000 and this was on 950 units, so what will be on 50 units। फिर आते हैं आपके consignor expenses। इसमें देखिए आपको क्या करना है, कंसाइनिंग एक्सपेंसेस इनकर किए हैं जैसे मैंने जो 4250 जो फ्रेट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये हम लेंगे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो वेयर हाउस एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, वो हम स्टॉक की वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। तो ये जो 4250 एक्सपेंसेस हैं ये किस यूनिट्स के ऊपर हो रहे हैं, देखो कंसाइनर ने भेजे कि 10,000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, उसमें से 5% हो गया था आपका ब्रेकेज का लॉस 50, वो माइनस कर दो, और 100 का लॉस हो गया फिर आपका बाय थेफ्ट। कुछ में कंसाइनी को जो यूनिट्स मिले हैं वो मिले हैं सिर्फ 850 यूनिट्स। तो कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो किए हैं 850 के ऊपर, उसके बेस पर आपको प्रपोर्शनेट करना है और आपने कैलकुलेट करना है 50 यूनिट्स की कितनी वैल्यू है। तो ये पॉइंट होता है जो ध्यान में रखना पड़ता है जब हम कंसाइनी की प्लेस पर एबनॉर्मल लॉस होते हैं, क्योंकि उसको जितने यूनिट्स रिसीव होते हैं उसी के बेस पर वो एक्सपेंसेस इनकर करता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 इंटू 52.632, जिसे 2632, तो जिसमें ये 10,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 950, जिसमें जो 526, जिसे 4250 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 850, 250, दिस इज द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस 801 12 to 14 यानी 340। और ऐसे ही देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो मेन पॉइंट इसमें यही होता है कि वैल्यूएशन कैसे करनी है। एंट्रीज तो आपकी सेम है जो हमने डिस्कस की है। नंबर थर्ड लीजिए, हाउ टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में हमने डिस्कस किया था, इसमें भी 3 आइटम्स लेते हैं। एक तो कॉस्ट आएगी गुड्स की, अब 200 यूनिट्स का स्टॉक रह गया हमारा। अब जो कॉस्ट है आपकी एवरेज है 52.632, फिर उसमें आपने ऐड करने हैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर एक्सपेंसेस ये भी सेम चलेंगे ऐसे। 10,000 के एक्सपेंसेस थे जिस बार ऑन 950 यूनिट्स, सो व्हाट विल बी फॉर 200। फिर आपने ऐड करने हैं कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके एक्सपेंसेस है 4250 एंड दिस वाज इनकल्ड ऑन 850 यूनिट्स, so what will be for 200 units।
तो तीनों चीज़ें इसमें भी ऐड होती हैं क्लोजिंग स्टॉक में, कंसाइनर एक्सपेंसिव, कंसाइनिंग का डायरेक्ट एक्सपेंसिव और जो प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ इसे 200 into 52.632. So this value is 10,526. So this is 10,000 into 200 divided by 950. So this is coming to be 2105. 4250 into 200 divided by 850. This is 1000. So it means value of closing stock is this one. 13631. तो ये हमारा कंसाइनमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अब नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक कैसे अपनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप नोट डाउन कीजिए, इसी क्वेश्चन को दोबारा करके देखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो स्टडी के क्वेश्चन हैं। थैंक यू।